नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीनमाल में किया रॉयल राजस्थान कॉलेज के नवीन भवन का उद्घाटन। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीनमाल के प्राचीन वराहश्याम मंदिर के दर्शन कर की पूजा अर्चना। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। जोधपुर रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग कुछ ही दिनों में हो जाएगी ध्वस्त, नए भवन का निर्माण कार्य होगा शुरू। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को भीनमाल प्रवास पर रहे। मंत्री शेखावत ने भीनमाल में रॉयल राजस्थान कॉलेज के नवीन भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले 25 वर्षों में हम ऐसे देश का सृजन और निर्माण कर सकते हैं जो न केवल देश के बलिदानियों के सपनों का भारत हो, अपितु आपके सपनों का भी भारत हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे सारे विद्यालय पेड़ों के नीचे चलते थे, लेकिन भारत उस मुकाम तक पहुंच चुका था क्योंकि व्यवहारिक शिक्षा पद्धति जीवन के मूल्यों को भी साथ सिखाती थी। केंद्रीय मंत्री शेखावत नवनिर्मित भव्य श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक कर महादेव की पूजा अर्चना कर आरती की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने ऐतिहासिक प्राचीन वराहश्याम मंदिर के दर्शन कर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने शहर में नवनिर्मित नीलकंठ महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में भी शिरकत की और श्री राम कथा में भाग लिया। गौरतलब है कि भीनमाल में 10 दिवसीय नीलकंठ महादेव मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स विरोध जता रहे हैं। रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उपचार प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी। इस दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल में ओपीडी पूरी तरीके से बंद रही, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं की गई। सांकेतिक विरोध के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सरकार से इस बिल में संशोधन की मांग की। कमलानगर हॉस्पिटल की डॉक्टर वीना गोयल ने बताया कि इस बिल को लेकर डॉक्टर्स से कोई भी राय शुमारी नहीं की गई, जिससे ये पूरा बिल विसंगतियों से भरा हुआ है। इन विसंगतियों की वजह से आने वाले समय में जब इसको लागू किया जाएगा तो जनता और डॉक्टर्स के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। हाँ मैडम, बताइए। मैं डॉक्टर वीना गोयल एंड डॉक्टर सुगंधा गोयल फ्रॉम कमलानगर हॉस्पिटल से हैं। आज राइट टू हेल्थ के लिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं। फ्रॉम 8 to 8, नो पीडी, नो ऑपरेशंस, ओनली एमरजेंसी। एमरजेंसी का मतलब ये है कि कोई लेबर पेन्स आ जाए या किसी को बेहोश हो रहा है या पेट दर्द है, ओनली हम लोग वही अटेंड करेंगे। कोई ओपीडी या कोई नहीं। डेफिनेटली इससे पेशेंट को बहुत असुविधा है, पर हमारी जो बात है वो समझी जाए कि राइट टू हेल्थ का क्या मीनिंग है, प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में समझा जाए गवर्नमेंट को। उसके विरोध में हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देने के लिए राइट टू हेल्थ बिल लागू करने जा रही है। बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया, लेकिन राइट टू हेल्थ के बिल को प्रदेश के निजी अस्पताल के डॉक्टर राइट टू किल बता रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस बिल को लागू करने का विरोध किया जा रहा है। कुंचामन सिटी में भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में चिकित्सकों ने विरोध जताया और प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पहली बार बनाए जा रहे स्वास्थ्य का अधिकार कानून से प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए बाध्य हो जाएंगे। बिना किसी पेमेंट के इलाज के लिए बाध्य किए जाने पर निजी अस्पताल के डॉक्टर्स इस बिल के विरोध में उतर आए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल गवाडिया ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल में इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया। यही नहीं, बिल के मुताबिक मरीज को अस्पताल से रेफर नहीं किया जा सकता। अगर मरीज के पास पैसे नहीं है तो भी उसे इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाती है तो उससे इलाज का खर्च नहीं लिया जा सकता। विरोध करे चिकित्सकों ने कहा कि इमरजेंसी की परिभाषा और इसके दायरे को तय नहीं किया गया है। हर मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर निःशुल्क इलाज लेगा तो अस्पताल वाले अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। ऐसे में अगर राइट टू हेल्थ बिल को जबरन लागू किया गया तो निजी अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। सरकार के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल अगले इस विधानसभा सत्र में लाने का सरकार का मंशा है। इसको लेके हमारे पूरे चिकित्सा समुदाय में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें काफ़ी इसके वर्तमान प्रारूप में काफ़ी विसंगतियां हैं। सरकार को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है, उसके बावजूद भी सरकार ने बिना चिकित्सकों के सलाह मशवरे के
बिना प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों से बातचीत के इसको लागू करने का जिद पे अड़ी हुई है, जिसमें काफ़ी विसंगतियां हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक दो आपको बताना चाहूँगा। इसमें सरकार ये कह रही है कि आप किसी भी पेशेंट को रेफ़र नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि अगर जिस अस्पताल में वो स्पेशलिटी नहीं है तो वो उस मरीज़ का इलाज कैसे करेगा। रेफ़र नहीं करने की स्थिति में अगर मरीज़ को कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा। ये भी है कि आप मरीज़ का इलाज करेंगे और अगर मरीज़ की कोई सीरियस स्थिति में मौत हो जाती है तो आप उसका पेमेंट मरीज़ से नहीं ले सकते। अब ये कैसे संभव है। हज़ारों लाखों करोड़ रुपए लगा के चिकित्सक या कोई भी व्यक्ति अपना अस्पताल चलाता है और उसका अगर वो मरीज़ का अपना फीस या पेमेंट नहीं लेगा तो उसका काम कैसे चलेगा। तो सरकार ने ये नहीं बताया कि अगर वो नहीं लेगा तो आप उसके लिए कुछ प्रोविज़न रखा है कि नहीं रखा बिल के अंदर। तो इस तरह की विसंगतियां हैं, बिना सोचे समझे लगा दी हैं। जिम्मेदारी सरकार की है, हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार को इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से विचार विमर्श करके लगाना चाहिए। ये प्राइवेट चिकित्सालयों के ऊपर थोपा जा रहा है। प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों के मालिकों की जिम्मेदारी है क्या कि हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ये सरकार का कमिटमेंट होता है। जैसे राइट टू हेल्थ है, वैसे आप राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड बिल आपने लाया था, आपकी जिम्मेदारी है लोगों को देने की। रेनवाल शहर में लंपी के बाद सुअर की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पशु विभाग भी हरकत में आ गया है। पशु विभाग संयुक्त निदेशक प्रवीण सेन के निर्देशन पर राज्य रोग निदान केंद्र जयपुर की टीम रेनवाल पहुंची तो 2 मृत सुअरों का पोस्टमार्टम किया गया एवं एक जीवित सुअर का भी सैंपल लिया गया। राज्य रोग निदान केंद्र टीम जयपुर का कहना है कि सैंपल एवं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। इन सभी सैंपलों को भोपाल भेजा जाएगा, जिसकी जांच रिपोर्ट 7 से 10 दिन के भीतर आने की संभावना है। आपको बता दें कि इस अज्ञात बीमारी से 800 से लेकर 1000 के बीच सुअरों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर पालिका प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मृत सुअरों को डंपिंग यार्ड में खुले में ही डाला जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा मंडरा सकता है। जैसे ही हमको यहाँ पता पड़ा, हम 0 रेस्पॉन्स टाइम पे रेनवाल पहुँचे। रेनवाल पहुँच के हमने यहाँ लोकल डॉक्टर साहब से संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने हमारे साथ तुरंत आए और तुरंत आने के बाद में हमने पोस्टमार्टम किया। अब तक 2 पोस्टमार्टम कर लिए, सैंपल कलेक्ट कर लिए। अब लाइव के बीमार जो एनिमल है लाइव, उनका सैंपल लिए जा रहे हैं। इनको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। टेस्टिंग के बाद में जो बीमारी आएगी उसके बारे में अवगत कराएंगे और यहाँ के जो टीम है, लोकल टीम है, बराबर मॉनिटरिंग करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तुरंत सूचना मिली है पशुपालकों के यानी सूअर पालकों के हिसाब से अभी सूचना मिली नहीं थी। जैसे ही मीडिया के थ्रू हमारे को सूचित हुआ, उसके बाद हमने वहाँ से जो है फोरेंसिक के लिए, लैब सैंपल के लिए, पोस्टमार्टम के लिए टीम बुलवा ली है। जो टीम आ भी गई है, काम कर रही है अपना। और यहाँ जो हमारे पशु चिकित्सालय नोडल सेक्टर के नोडल के हिसाब से, पशु चिकित्सालय रेनवाल के हिसाब से इनका सर्वे कर रहे हैं और सर्वे करवा के जो भी वस्तु स्थिति होगी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। टीम आई थी, टीम ने अपना कार्यकाल पूरा कर दिया है जांच करके, और अभी की इसकी रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और यहाँ रेनवाल क्षेत्र में कम से कम 800 या 850 के समथिंग सुअर मर चुके हैं। क्योंकि पहले तो सर देखो डंपिंग यार्ड ये लंपी बीमारी आई थी, कोरोना आया, कोरोना के बाद लंपी आई, लंपी के बाद में अभी सुअरों में आ चुकी है आगे। और प्रशासन इनको अगर दबवाता है खड्डा खोद कर डंपिंग यार्ड में, तो शायद मेरे ख्याल से ये बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाएगी। और इनको दबवाया नहीं जाएगा तो ये बीमारी आज सुअरों में आई है, पहले गायों में आई थी, फिर सुअरों में आई है, हो सकता है आगे किसी और अन्य जानवरों में भी आ सकती है। तो प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनको दबवाया जाए और इस बीमारी को ये नष्ट किया जाए जितनी जल्दी हो। जोधपुर में पुराने कोर्ट परिसर में नगर निगम ने बैंक के 4 दीवारी के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की, जिसके बाद बैंक के बाहर टेबल लगाकर बैठने वाले अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त हो गया। रविवार सुबह से ही अधिवक्ताओं ने कोर्ट के बाहर धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया, साथ ही चेतावनी दी कि जब तक उनकी टेबल कुर्सियां और एडवोकेट का सामान नगर निगम वापस नहीं लौटाएगा तब तक धरना जारी रहेगा और बैंक को भी नहीं खुलने दिया जाएगा। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर ने बताया
बताया कि नगर निगम की ओर से रविवार सुबह बिना किसी पूर्व सूचना की कार्रवाई की गई। नगर निगम यहां से एडवोकेट की टेबल, कुर्सियां और कैबिन उठा ले गए। इन कैबिन में एडवोकेट की कीमती फाइलें, बैंक के चेक और अन्य डॉक्यूमेंट भी थे। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत जोशी ने बताया कि नगर निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह की कार्रवाई का पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा एवं जब तक अधिवक्ताओं का सामान वापस लौटाकर उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। Is the date of establishment of the High Court in the year of 1949. यहाँ उसके बाद यहाँ जितने भी शेड बने हुए हैं, जितनी भी टेबल्स, हजारों टेबल्स लगी हुई है, ये सारी मेरे कार्यकाल में 2004 से लवाजमा शुरू हुआ और 2021 तक ये भी टेबलें एसोसिएशन की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट मैंने वकीलों को अलॉट किया। और जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये सारा एसोसिएशन का है। जो ओल्ड हेरिटेज हाईकोर्ट की बिल्डिंग है उसके पास आपने बैरिकेड देखा होगा, जो अभी जिला सत्र न्यायालय है। ये भगवती प्रसाद जी जब चेयरमैन थे कमेटी के, अलॉटमेंट कमेटी और बिल्डिंग कमेटी के, उस समय और उसके पहले से यहाँ 3 जो है सेक्टर में ये पूरा हाईकोर्ट और कलेक्ट्रेट जो है डिवाइड था। 49 से कलेक्ट्रेट से आगे की तरफ जो एरिया है वो कलेक्ट्रेट का है। कलेक्टर से पीछे से लेके जो बैरिकेड है हाईकोर्ट के, ये एरिया हाईकोर्ट का जो है वो एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का एरिया रहा। और बैरिकेड के अंदर से जो सामने हाईकोर्ट है, ये एरिया जो है वो हाईकोर्ट का रहा। लेकिन जब व्हीकल बढ़ गए तो एसोसिएशन की एप्लीकेशन पे मैंने जब एप्लीकेशन दी थी तो हाईकोर्ट के अंदर जो बैरिकेड्स के बीच में आप देख रहे हैं वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, तो उस समय कमेटी मीटिंग में ये जगह भी एसोसिएशन को दे दी और पीडब्ल्यूडी को बुला के यहाँ कलर करके और प्लेस कैसे रखी जाएगी गाड़ी है वो रखी गई है। तो ये सारी बिल्डिंग जो है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का है। 1949 से लेके सारे शेड, जितनी पार्किंग है, ये सारा मैनेजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन कर रही है। और ये जगह 2004 में जब मैं पहली बार प्रेसिडेंट बना तो अनिल देव सिंह जी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उस बलदेव राम मिर्जा से लेकर के यहाँ तक जो है, ये आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट ये राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की पार्किंग के लिए जगह दी है। हर साल 400 वकील आते हैं, वो कहाँ बैठेंगे? तो आज तक किसी प्रशासन ने हिमाकत नहीं की। ये एसोसिएशन का मालिकाना हक है, एसोसिएशन के ओनर है। यहाँ पर प्रशासन को या बैंक अधिकारी को कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, इस बैंक का मुख्य दरवाजा यहाँ नहीं था। ठीक है, उस जमाने में जो रूरल डीजे कोर्ट और रूरल सीजीएम है उसकी तरफ था। तो महेंद्र लोढ़ा की PIL में हमने एप्लीकेशन लगा करके उस समय और ये ऑब्जेक्शन पेश किया था, इस कस्टमर आने से और जाने से हमारे वकीलों का पार्किंग डिस्टर्ब होती है, हमारा वर्किंग डिस्टर्ब होता है। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर करके, ये मेरे ख्याल से भरत माड़ी जो AGM है उनको पता नहीं है, हाईकोर्ट ने जजमेंट देकर वो बैंक का दरवाज़ा बंद कराया और ये DRD हॉल की तरफ इधर दरवाज़ा उसके बाद खुला। तो ये सारा मैनेजमेंट एसोसिएशन के पास है, एसोसिएशन इसके ऑनर है। बिना एसोसिएशन की परमिशन के, बिना एसोसिएशन को नोटिस दिए हुए, इन वायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस ये कार्रवाई की है, जो अवैधानिक है और अनुचित है, इलीगल है। और अभी ये सामान वापस टेबल वगैरह देने का शासन ने कहा है, सामान आ रहा है। तो सवाल ये है, इस बैंक को यहाँ से शिफ्ट करने की PIL की जाएगी और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी कार्रवाई भी इस बैंक अधिकारी के खिलाफ की जाएगी, जो हाईकोर्ट की पालना के खिलाफ, इन वायोलेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द राजस्थान हाईकोर्ट पास इन द महेंद्र लोढ़ा रेड पिटिशन, he has violated that order, इसलिए इसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई जल्द राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर की जाएगी। वकील एकता की गई संडे और सुबह जल्दी, वो बहुत अनुचित है। बिना कोई नोटिस दिए ये कार्य करना गलत है और बैंक को मिलीभगत और निगम से मिलीभगत होना करिए जो गलत है। और अपने अब सब वकील आए, गुजर हुआ और प्रशासन को यहाँ आना पड़ा और आके झुकना पड़ा और कहा वापस सामान देंगे और ये सब जो नुकसान हुआ उसे भरपाई करेंगे। और इसी के साथ हमने उनसे बात की है, उसके लिए धन्यवाद। और वापस ये कार्रवाई जब तक होगी जब तक हम यही रहेंगे। न्यायालय परिसर में पिछले काफ़ी समय से अधिवक्ता इस परिसर में बैठे हैं। माननीय डीजे कोर्ट के बाहर जब बैठे थे तो डीजे साहब ने हमें इस बैंक की दीवार के सारे बैठने के लिए वकीलों को परमिशन दी कि यहाँ पे आपने टेबल लगा के बैठे। बैंक प्रशासन और नगर निगम द्वारा चुपके
आज सुबह एक कार्रवाई कर हमारी सारी टेबलें और सारे बेंचेज और सारे जो कंप्यूटर लैपटॉप सब लगे सब अवैध अनैतिक रूप से यहाँ से उठा के ले गए हैं। उसके अंदर वकीलों के डॉक्यूमेंट्स थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर्स थे, ओरिजिनल फाइलें, चेक थी, बिना किसी एसोसिएशन को इंटीमेशन, जुडिशरी को इंटीमेशन इस तरह की नगर निगम और बैंक प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसका हम सब विरोध करते हैं। जब तक बैंक प्रशासन और नगर निगम हमारी ये पट्टियां वापस और टेबलें नहीं बनाएगी तब तक हम यही धरने पे बैठेंगे और ये चैलेंज देते हैं कि बैंक को हम खुलने नहीं देंगे। जब तक हमारी ये कार्रवाई पूरी नहीं कर रहे हम बैंक को खुलने देंगे और इनके खिलाफ हम अभी एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं सारे वकीलों की तरफ से। जो भी हमारे यहाँ के डॉक्यूमेंट दस्तावेज चोरी हुए उनके नगर निगम और बैंक के एजीएम गोपाल माली के खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच आपकी आवाज। के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। 137 वर्ष पुरानी जोधपुर रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग अब कुछ ही दिन और दिखाई देगी। करीब 475 करोड़ रुपए से बन रही नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू होने से पहले इस पुरानी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाएगा। हालांकि नया रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह लग्जरी और वर्ल्ड क्लास बनेगा, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही ध्यान आकर्षण करने वाली हेरिटेज बिल्डिंग नजर नहीं आएगी। स्टेशन का नया रूप 3 साल बाद नजर आएगा। इसके लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का काम कुछ माह बाद शुरू हो जाएगा। यात्रियों को स्टेशन पर 5 सितारा सुविधाओं की दरकार तो है, लेकिन वे स्टेशन के पुराने स्वरूप को भी देखना चाहते हैं। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाला हर एक व्यक्ति, देश विदेशी सैलानी सहित जो भी सेलिब्रिटी स्टेशन पर पैर रखते हैं तो स्टेशन का वैभव उन्हें खूब भाता है। इसीलिए हर एक स्टेशन के साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते।
सैंडस्टोन से बना जोधपुर का रेलवे स्टेशन देश भर के खूबसूरत स्टेशनों में शुमार है, लेकिन अब रेलवे की इस बिल्डिंग को तोड़कर इसकी जगह 5 मंजिला आधुनिक स्टेशन बनाने की कवायद में जुटा है। थावला कस्बे के किसान चौराहे पर स्थित मंगलम ITI कॉलेज में विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा कौशल सप्ताह के तहत कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर भगवती प्रसाद ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा विभिन्न तकनीकी व विद्युत से संबंधित वर्किंग मॉडल व पोस्टर प्रदर्शित किए गए। प्रशिक्षणार्थियों ने बनाए गए मॉडल का दैनिक जीवन में प्रायोगिक रूप से उपयोग तथा जागरूकता के बारे में बताया। विभिन्न वर्तमान ज्वलंत मुद्दे जैसे बेटी बचाओ, जल ही जीवन, कोरोना जागरूकता, वृक्षारोपण, बाल श्रमिक मुक्त भारत सहित कई तकनीकों से संबंधित पोस्टर प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच शंकर लाल मावर, पुरखाराम गोदारा, पूर्व उप प्रधान ज्योति कुमावत, थावला उप सरपंच हनुमान गहलोत आदि मौजूद रहे। मौर्य है, मैं क्लास 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे यहाँ पे कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और मैंने भी उसमें पार्ट लिया है। मैंने उसमें CDO की वायरिंग बनाई है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैंने आज हमारे संस्था के अंदर युवा कौशल प्रदर्शनी रखी गई है और यहाँ पे हमने अनेक प्रकार के मॉडल बनाए हैं। हमने गोदाम की वायरिंग एंड घर के कनेक्शन के लिए बारे में बताया गया। ओके, दिन रामनिवास कुमावत है, मैं इलेक्ट्रिशियन 2nd ईयर का छात्र हूँ। हमारे कॉलेज में आज राष्ट्रीय युवा कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें अनेक स्कूलों ने यहाँ पर भाग लिया है। मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक रोड लाइट का मॉडल बनाया है और पोस्टर भी बनाए हैं, यानी चाइल्ड लेबर का, यानी बच्चों को 14 साल से पहले के उम्र के बच्चों को दुकानों पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई होटल पर रखता है अनेक प्रकार के, उसको चाइल्ड लेबर के कहते हैं। जैसे आपको जानकारी है कि मंगलम ITI जो सेंटर है वो काफ़ी लंबे समय से थावला में कार्यरत है और यहाँ से निकले हुए टेक्नीशियन काफ़ी मात्रा में गवर्नमेंट जॉब में भी गए हैं। मेरे साथ में एक बालिका खड़ी है, प्रियंका मौर्य। मैं आप सभी के लिए ये संदेश इसलिए देना चाह रहा हूँ कि आप अपने परिवार के साथ में कभी भी ऐसा डिसाइड नहीं करें कि हमारी बच्ची कुछ नहीं कर सकती है। इतने लड़कों के बीच में मात्र एक लड़की है, प्रियंका मौर्य, जो डूंगरिया कडेल से बिलोंग करती है और इसकी ऐसी इच्छा है कि मैं भी एक टेक्नीशियन बनूँ और एक इलेक्ट्रिक इसमें आगे जाके बहुत बड़ा नाम करूं। तो इसको देख के आप लोग प्रेरणा लें, अपने बच्चियों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भेजें, इस प्रकार की पढ़ाई करवाएं, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आने वाले भारत का एक सुनहरा भविष्य बन सके। मैं भगवती प्रसाद, प्राचार्य मंगलम ITI कॉलेज थावला। आज हमारे संस्थान मंगलम ITI कॉलेज में जो हमारे तकनीकी विभाग है उसके द्वारा निर्देश थे कि कौशल प्रदर्शनी का आयोजन जैसे प्रतिवर्ष किया जाता है वैसे ही किया जाए। तो हमने विभाग के निर्देशानुसार युवा कौशल सप्ताह प्रदर्शनी जो है हमारे संस्थान में लगाई गई। संस्थान के जो प्रशिक्षणार्थी थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के पोस्टर, जो लेटेस्ट इश्यू आ रहे हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर को लेके या वाटर सेव को लेकर, तो विभिन्न प्रकार के जो पहलू है उनको पोस्टर के अंदर दर्शाने का प्रयास किया है। साथ में इलेक्ट्रिकल के जो विभिन्न प्रकार के जो मॉडल है, क्रेन है, उसके अलावा कोई हाइड्रोलिक सिस्टम बना रहा है या विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है तो उनको मॉडल के द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। और विभिन्न प्रकार की जो ग्रामीण आसपास के जो स्कूल हैं उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है और सभी बच्चों ने मिलकर अच्छा प्रयास किया है, मेहनत करी है। धन्यवाद। आज मंगलम ITI केंद्र के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया था, जिसके अंदर हमने निरीक्षण के लिए वहाँ देखने के लिए गए पूर्व सरपंच के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ में, और यहाँ प्रदर्शनी देख के बहुत अच्छा लगा हमारे को। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आगे जाकर सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं श्यामलाल पवार, मुख्य विकास सलाहकार थावला नगर। मैं हनुमान गहलोत, सरपंच थावला। आज मैं यहाँ मंगलम ITI कॉलेज में यहाँ आया और यहाँ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बहुत अच्छे आइटम बनाए और बच्चों को बहुत सारे उत्साह देख कर मैं भी खुश हुआ और बच्चों का जज्बा बहुत अच्छा है और ये बच्चे बहुत अच्छे आगे जाएंगे और मंगलम ITI का बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राजस्थान राज्य परिषद की 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन रविवार को RTDC घूमर होटल में प्रारंभ हुआ। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही गिरीश शर्मा,
नागेंद्र नाथ ओझा पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान बताया गया कि सिलिकोसिस पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने, ऑटो चालकों के लाइसेंस 4 व्हीलर की बजाय 3 व्हीलर करके पाक विस्थापितों को सुचारू नागरिक अधिकार दिलाने, उनको पुनर्वास करने, भर्तियों को शुरू करने की मांग की गई। राज्य परिषद की बैठक में अध्यक्षता तारा सिंह सिद्धू, द्वारकेश व्यास ने की। द्वारकेश जी ने बैठक की चर्चा की। हमने कल से लेके आज तक पूरे देश के हालातों पर मंथन किया है और प्रदेश के हालातों पर भी चर्चा की है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि 9 साल पूरे होने को जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता से 2 बार जो वायदे किए वो वायदे पूरे नहीं किए गए। नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा वायदा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति ये बन गई है कि आज पूरे देश में बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। जो पब्लिक सेक्टर रोजगार देने वाला सेक्टर है उसको बेचा जा रहा है, नए उद्योग खोले नहीं जा रहे हैं, पुराने बंद पड़े उद्योगों को चालू कराया नहीं जा रहा है और उद्योगों में ही रोजगार मिलता है। रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र हमारी सुरक्षा बल थे, वहाँ भी नौजवानों के साथ छल किया गया और अग्निवीर योजना ला करके उन्हें एक टेम्परेरी फौज की शक्ल दे दी। इसी तरह महंगाई के मोर्चे पे ये सरकार निरंतर फेल है। महंगाई नहीं बढ़ रही, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है, पैसे की कीमत गिरती चली जा रही है, हमारा उत्पादन घट रहा है, हमारा आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। जिस चीन को दिन भर राजनीतिक कारणों से ये सरकार गाली देती है और मीडिया पे बुलवाती है, उस चीन का से भी गत वर्ष में हमारे यहाँ आयात ज़्यादा हुआ है और हमारा निर्यात चीन में उतना नहीं हुआ है। ये स्थिति है। पेट्रोल डीजल आज कच्चा तेल दुनिया में सबसे सस्ती रेट पर है, लेकिन भारत में बहुत महंगा बेचा जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा बड़े खुल करके कि राजस्थान में तो इसे और उत्तर प्रदेश में डीजल 89 रुपये लीटर मिल रहा है और यहाँ 94 लीटर मिल रहा है। क्या यहाँ की जनता के पास ज़्यादा पैसा है भाई? तो इस तरह से इस छल बल के जरिए जनता को लूटा जा रहा है। जनता त्राहि त्राहि कर उठी है। उसको छलने के लिए, उसे बहकाने के लिए बार बार जज्बाती सवाल, सांप्रदायिक सवाल, धार्मिक सवाल, जातीय सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप जोशीमठ को नहीं बचा पा रहे हैं और भव्य राम मंदिर के नाम पर क्या जरूरत है भैया? देश के 2024 तक बन जाएगा, हम सब जानते हैं। 1 जनवरी 2024 तक इसलिए बनेगा कि 2024 में आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और आप पर आर्थिक सामाजिक मुद्दे नहीं है, आप असफल हो चुके हैं। आप पुनः राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहेंगे, लेकिन जनता बहुत जागरूक हुई है इस बीच। वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, केंद्र सत्ता से बेदखल करना चाहती है। इसका कारण यह है कि अभी जो चुनाव हुए उनमें उपचुनाव हुए उनमें अनेकों जगह पर भारतीय जनता पार्टी हारी है और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव जो अभी होने जा रहे थे उनको बीजेपी ने इसलिए टलवा दिया कोर्ट के जरिए साठगांठ करके कि उत्तर प्रदेश में निकायों में बीजेपी की बड़ी हार होने वाली थी। हमारी नज़र इन हालातों पर है। हम चाहते हैं कि इस फासीवादी सांप्रदायिक जनविरोधी सरकार को 2024 में परास्त किया जाए, लेकिन हम ये भी जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये भी जानती है कि इस बड़े काम को हम अकेले नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये तय किया है राष्ट्रीय स्तर से भी और यहाँ राजस्थान स्तर से भी हम संभव कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने के लिए हम एक वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी शक्तियों का मोर्चा बनाएं। हम ये जानते हैं कि मोर्चा कागजों पे नहीं बनेगा, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम निरंतर आंदोलन करेंगे। आंदोलनों के जरिए जनता को लामबंद करेंगे
और उस लामबंदी के आधार पर हम धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों से मोर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अभी 4 दिन पहले खम्मम में सभी विपक्षी पार्टियों की, अधिकतर विपक्षी पार्टियों की एक बैठक हुई, जिसमें 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए थे। आने वाले दिनों में इस तरह की अन्य जमावड़े भी आपको देखने मिलेंगे। राजस्थान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, एक सेक्युलर सरकार है राजस्थान में, लेकिन अन्य प्रश्नों पर बहुत अंतर नहीं है। गरीबों को मदद देने के काम यहाँ भी नहीं हो रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत भारी पैमाने पर है राजस्थान के अंदर भी, और मेरा तजुर्बा ये है कि राजस्थान की ट्रैफिक पुलिस तो शायद हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अग्रणी हो, ये मेरा आरोप है। तो राजस्थान में भी हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ इस फैसले लिए जाने चाहिए, और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ हम अपनी सीटें कुछ हद तक लाने में कामयाब हों। उसके लिए हमने द्विस्तरीय रणनीति बनाई है। कुछ सीटों को हमने चिन्हित किया है, कुछ को चिन्हित किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ वामपंथी और जनवादी दलों का एक मोर्चा यहाँ भी तैयार हो, और अगर नहीं तैयार होता है तो हम वामपंथी दल मिलकर के यहाँ सेलेक्टेड सीटों पर, चुनिंदा सीटों पर लड़ेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष वोट बड़े पैमाने पर बटे, लेकिन ये वोट न बटे इसकी जिम्मेदारी उन पार्टियों पर भी है जो अपने को बड़ी पार्टियां कहती हैं। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, काउंसिल में कई मुद्दे लिए गए हैं। अभी जो फसल पर वज्रपात हुआ है, मौसम की मार हुई है, उसके बारे में प्रस्ताव लिया है। हम लोग धरने प्रदर्शन करेंगे आने वाले हफ्तों में पूरे राज्य में। पार्टी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, अपने विकास के लिए, राजस्थान की जनता के विकास के लिए, और पार्टी ने कई फैसले लिए हैं इस पार्टी को राजस्थान में किस तरह से मजबूत बनाया जाए ताकि वो जनता के सवालों को और मुखर होकर के ढंग से कार्रवाई कर सके। अंत में मैं जोधपुर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेताओं और कमेटी को बधाई देना चाहता हूँ कि कल उन्होंने यहाँ एक बहुत शानदार रैली आयोजित की, और हमारी राज्य परिषद की बैठक जो बहुत अरसे बाद जयपुर के बाहर हो रही है, उसको बहुत ही कामयाब बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए भी मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। नरेंद्र आचार्य जी हमारी पार्टी के राज्य सचिव हैं, अभी बैठक के राजनीतिक प्रस्तावों को अंतिम रूप दे करके आए हैं। आपसे मेरा संपन्न होने जा रही है अभी अंतिम चरणों में। बहुत सारे मुद्दे हैं राजस्थान के अंदर, दलितों के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, उसके जल जंगल ज़मीन के सवाल पर रेजोल्यूशन दिए गए हैं। और पिछले दिनों हमारी पार्टी ने उदयपुर संभाग में पूरे बहुत बड़ी आदिवासियों की रैली भी की थी। हम ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी को ज़मीन तलाश रही है या कुछ नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक संघर्षों का इतिहास रहा है राजस्थान के अंदर, हमारे MLA भी रहे हैं काफ़ी। एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कम्युनिस्ट पार्टियों के संघर्षों का, चाहे मजदूरों की लड़ाई हो, चाहे किसानों की हो, आदिवासियों की हो, छात्रों की हो, नौजवानों की हो, महिलाओं की हो। इन सब लड़ाइयों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और राजस्थान में जैसा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथ गिरीश जी ने बताया कि हम राजस्थान में हमारा एक पहले से मोर्चा बना है जो पिछले 2018 चुनाव में हमने बनाया था, वो मोर्चा आज कायम है। उस मोर्चे में CPI, CPM, CPI-ML, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोकदल, उसके अलावा हम तमाम समान विचारधारा के लोग, सेक्युलर लोग, जो भी दल हमारे साथ आना चाहेंगे, आने वाले दिनों में फरवरी माह में राज्य स्तरीय उसकी मीटिंग जयपुर में होने जा रही है, जिसपे हम विस्तृत रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरीके से इस सांप्रदायिक ताकतों को 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में शिकस्त दे सकें, और जनता के अंदर, इस देश के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो एकजुट होकर हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारी सांझी संस्कृति और सांझी विरासत को हम कैसे बचाए रख सकें, उसके लिए हमारा ये एक्शन प्लान होगा राजस्थान के 2023 में भी और आने वाले 2024 में। तो पूरे देश में है कुछ सीटें दो तो इसका मतलब पार्टन में समझा नहीं, क्या कहा आपने? आप कुछ कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस को तो दबाने के लिए कांग्रेस के अंदर के ही लोग काफी हैं। हम नीतियों की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की नीतियां बदले, खाली चेहरे से बात नहीं हो जाएगी, नीतियां बदले। मुझे
भाजपा शासित राज्यों की आर्थिक नीतियों में और राजस्थान में कांग्रेस का शासन है उसकी आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं लगता। रोजगार के मोर्चे पे पर्चा यहाँ भी लीक हो रहा है, सांप्रदायिक शक्तियाँ दंगे कराती हैं, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं पा रही है। भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, रोजगार दिलाने की कोई योजनाएं हमको दिखलाई नहीं देती हैं। इसलिए हम इस प्रश्नों को, कितनी सीटें चाहिए कांग्रेस के राजस्थान में? मैं तो मांगने ही नहीं जा रहा, हम अपना संगठन बना रहे हैं। तो कौन कौन शामिल रहेंगे, मतलब और कोई पार्टियां शामिल होगी, किस तरह के दल होंगे और हमारा एक बाइबल मोर्चा बनाया भी हुआ है जिसमें समाजवादी पार्टी भी है और लोक दल है। हम उस मोर्चे को भी सक्रिय करने जा रहे हैं और फिर और भी जो शक्तियाँ इस तरह की हैं हम उनको एकजुट करेंगे। हम कोई कांग्रेस से बार्गेनिंग करने की, हम ये जरूर चाहते हैं कि कांग्रेस को भी ये प्रयास करना चाहिए कि जनता को संतुष्ट करे ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी को शिकस्त दी जा सके, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सके। तो ये लोकसभा चुनाव को लेकर आप ये गठबंधन की बात करें या विधानसभा? राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले इस साल के अंत तक। ये बातचीत दोनों को लेकर के की है। विधानसभा एक मुद्दा है और क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है तो हमने लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की है। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो राजस्थान में भी होगा ना, 24 में है, 24 में, तो हमने दोनों पर चर्चा की है। नरेंद्र जी को सुनिए। भाजपा को शासन से हटाओ, संविधान, जनतंत्र, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और ये जो वित्त पूंजी या कारपोरेट का जो लूट है देश में उसको समाप्त करने के लिए एक भाजपा जैसी सरकार को हटाओ। उसका कैरेक्टराइजेशन अगर कीजिएगा तो आप पाइएगा साम्राज्यवाद की पक्षधर सरकार है, कारपोरेट जगत की यह पक्षधर सरकार है जो केंद्र में है, पक्षधर सरकार है, संविधान का विरोधी सरकार है, जनतंत्र का विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी है और हमारे देश में जो संघीय ढांचा है इस ढांचे का विरोधी है। बताइए आज क्या हुआ? आज सुबह जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि कुछ अतिक्रमणी लोग अवैध रूप से हमारे इस प्रीमाइसेस में हमारी वकीलों की टेबलों को तोड़ रहे हैं और हटा रहे हैं, जैसे ही सूचना मिली सभी अधिवक्ता अपने अपने जिस स्थिति में जहाँ थे यहाँ उपस्थित हो गए और देखा तो यहाँ आके देखा तो सारी टेबलें हमारी तोड़ के बैंक प्रशासन के एजीएम भरत माली और निगम की संयुक्त कार्रवाई में हमारी सारी टेबलें और हमारे सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप और टेबलों के बॉक्स के अंदर हमारे जो पेपर ओरिजिनल फाइलें पड़ी थी सारे चेक्स तोड़ के ले गए। उसके ऊपर हमारे वकीलों ने सारा आक्रोश प्रकट किया और सारा जब तक ये हमारी टेबलें और जब तक सुव्यवस्थित नहीं लग जाए तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, ऐसा हमने कहा। इस पर प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि सारी टेबलें और वापस टेबलें और जो भी आपका इस्टेब्लिशमेंट है वो वापस हम करेंगे और इस बात को लेकर हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हमें भविष्य में किसी भी तरह की, ये जमीन हमारी है, अधिवक्ता यहाँ नहीं बैठेगा तो सब्जी मंडी में बैठेगा, ये हमारी प्रीमाइसेस है, इस बैंक को यहाँ से खाली किया जाए और हमारी प्रीमाइसेस पे हमें हमारा हक दिया जाए। यहाँ हर साल तब 300 से 400 अधिवक्ता नए आते हैं, उनके बैठने की जगह उनके टेबल पे अधिवक्ता समाज का सरोकारी है और यहाँ बैठ के अगर न्यायिक प्रक्रिया को वो काम नहीं करेगा तो न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी? हमारे बैठने की सुविधा कोई सरकार नहीं कर रही है, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन कर रहा है और हमारा पैसा है और उसके उपरांत जिस तरीके से कार्रवाई की हम एजीएम के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कड़ाके की ठंड में हर बार की तरह इस बार भी जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी एवं एविन पैलेस ग्रुप द्वारा मानव मातृ सेवा सप्ताह के तहत जोधपुर के विभिन्न कच्ची बस्तियों और फुटपाथ पर रहने वाले जरूरतमंदों को कच्ची भोजन सामग्री के अलावा कंबल वितरित किए गए। इसका समापन समारोह नवनियुक्त हाईकोर्ट न्यायाधीश नुपुर भाटी के मुख्य आतिथ्य में लवकुश संस्थान में विधिवत रूप से संपन्न किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी की अध्यक्ष विमला गठानी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट सेवाओं के लिए समाजसेवी राजेंद्र परिहार और अरविंद कछावा को सम्मानित किया गया। जस्टिस नुपुर भाटी ने संदेश दिया कि मानव मात्र की सेवा करना हम सभी का दायित्व है। हर तरह की परिस्थितियों में सामाजिक संगठनों को आगे आकर जरूरतमंदों की मदद के साथ उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।
मैंने जैसा कि आपकी जो संस्था है सत्यमेव जयते संस्था, उसके बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा पढ़ के मुझे। मैंने देख पाया कि आप सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है कि आपने एक छोटा एक क्षेत्र पकड़ लिया कि हम सिर्फ बच्चों की सेवा करेंगे या हम सिर्फ वृद्धजन की सेवा करेंगे। जहाँ पर भी आपको मौका मिलता है, जो भी आपको लगता है कि जिनकी कहीं उनको जीवन में किसी तरह की कोई कमी है, अगर उनको फाइनेंसेस की कमी है, उनको खाने पीने की कमी है, तो सब तरह से आप सेवा के लिए तत्पर हैं और आप सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बहुत सराहनीय है। और बहुत सारे क्षेत्रों से आपकी जो 100 सदस्य की टीम है वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है और जुड़ी भी है और निस्वार्थ जो काम कर रही है वो सराहनीय है। और बहुत बहुत आप लोगों को आभार है कि आप सामाजिक कार्य में अपना इतना बड़ा दायित्व आप लोग निभा रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में नकली पिस्टल से डराकर लूट की वारदात करने वालों का पर्दाफाश करते हुए कुड़ी थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कुड़ी थाना पुलिस ने बताया कि पूर्व में कुड़ी भक्तास्ती थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर डरा धमकाकर उनसे मोबाइल और नकद रुपए चुरा लिए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जाँच शुरू की और सूचना और मुखबिर के तंत्र के आधार पर क्षेत्र में संदिग्ध लोगों एवं गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान 4 अपराधी विकास बिश्नोई, सोनू प्रजापत, अनिल प्रजापत, नरेंद्र प्रजापत एवं एक बाल अपचारी को दस्तयाब कर उनसे पूछताछ की गई। तब इन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस अग्रिम अनुसंधान कर रही है। जोधपुर के सुमेर स्कूल में माली समाज के एक पद एक मत चुनाव रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुए। इस चुनाव में कालूराम सोलंकी विजय घोषित हुए। रिको निदेशक सुनील परिहार ने कालूराम सोलंकी को जीत की बधाई देते हुए शांतिपूर्वक चुनाव आयोजन के लिए समस्त माली समाज का आभार जताया। परिहार ने बताया कि एक पद के लिए चुनाव में प्रक्रिया के तहत कालूराम सोलंकी को विजय घोषित किया गया। यह जीत पूरे समाज के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने बताया कि जीत के बाद सोलंकी एवं उनकी पूरी टीम की समाज के प्रति जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ गई है, जिसका उन्हें भली भांति निर्वहन करना होगा। परिहार ने बताया कि यह जीत माली समाज की एकता का परिचय भी देती है। माली संस्थान के आज एक पद हेतु चुनाव हुआ और मैं समाज के सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न हुए। जीत हार किसी की भी होती है, पर ये एक सामाजिक एकता की जीत है और समाज ने जिस प्रतिष्ठा के जिस तरीके से आके आज जो निर्वाचन करके कालूराम सोलंकी जी को भारी मतों से जो विजय किया है, वो इनके ऊपर और इनकी टीम जो प्रेम सिंह जी परिवार और तमाम के ऊपर जिम्मेवारी भी बनती है कि सामाजिक कार्य का जो उनको निर्वहन दिया है वो और अच्छे तरीके से ज़्यादा सेवा और समर्पण भाव से करें। मैं तमाम संस्था के सदस्यों का, हमारे जितने भी सहयोगी रहे, मैं सम्माननीय देवीचंद देवड़ा जी, नरेंद्र कछवा जी, राजेंद्र परियार जी और राजेंद्र गहलोत साहब का और तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सबने समन्वित प्रयास करके एक ऐतिहासिक विजय दी है। ये एक माली संस्थान की एकता की, माली संस्थान की विजय है। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीनमाल में किया रॉयल राजस्थान कॉलेज के नवीन भवन का उद्घाटन। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भीनमाल के प्राचीन वराहश्याम मंदिर के दर्शन कर की पूजा अर्चना। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल को लेकर पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। जोधपुर रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक हेरिटेज बिल्डिंग कुछ ही दिनों में हो जाएगी ध्वस्त, नए भवन का निर्माण कार्य होगा शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।